प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज चूरू, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वास्तव में ये जो टॉपिक आपको ये क्लियर करता है कि आईजीएसटी किस परिस्थिति में देय होता है, किस मूल्य पर देय होता है, किस दर से देय होता है, इसको करके भुगतान करने का दायित्व किसका होता है। तो ये सेक्शन 5 है। ये अपने आप में एक विस्तृत रूप से इसके स्कोप को प्रकट करने वाली एक सेक्शन होती है। आपको विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सेक्शन 5 के बारे में पूछा जाता है। सेक्शन 5 वास्तव में एक इम्पोर्टेंट इसकी धारा होती है जो कि आईजीएसटी के टैक्स को वसूल करने के बारे में उसकी जो प्रोविजंस है उनको स्पष्ट करती है। हमें एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी जब टैक्स की जो बात होती है लेवी करने की या कलेक्शन करने की, वो तब उत्पन्न होती है जबकि कोई टैक्सेबल इवेंट होती है। टैक्सेबल इवेंट वास्तव में क्या होती है? वो कर योग्य घटना, वो स्थिति होती है, वो घटना होती है जबकि कर देय हो जाता है। और ये कब होती है? वो जब कोई माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है तो कर योग्य घटना घटित होती है। और आईजीएसटी की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक संघ से राज्य में, राज्य से संघ में जब माल या सेवा की आपूर्ति होती है तो वही उसकी कर योग्य घटना होती है और ऐसी स्थिति में आईजीएसटी देय हो जाता है। इसलिए इसके सेक्शन 5 को 5 मुख्य रूप से सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5). हम सबसे पहले सेक्शन 5(1) देखते हैं जो कि एकीकृत माल एवं सेवा पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के बारे में है। ये सेक्शन 5(1) क्या कहती है कि धारा जो 5(1) है उसके अनुसार उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि उपधारा 5(2) का पालन करते हुए, यानी उपधारा 5 धारा 5 उपधारा 2 का पालन करते हुए, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 का पालन करते हुए जो मानवीय उपभोग की शराब को छोड़कर, देखिए एक एक इसकी जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। यानी सेक्शन 5(1) की जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले बात ध्यान रखी है कि सेक्शन 5(1) 5(2) के अधीन है। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 का पालन करते हुए, दूसरी बात मानवीय उपभोग की शराब को छोड़ते हुए, माल या तीसरी बात माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, फिर नेक्स्ट बात ऐसी आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में होगी, और वो जो मूल्य होगा वो सीजीएसटी की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य होगा, और उसके ऊपर जो दर होगी वो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर अधिसूचित दर होगी। और इस प्रकार से जो कर का संग्रह होगा वो सरकार द्वारा निर्धारित विधि से होगा, और ये जो कर का संग्रह है वो कर योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा किया जाएगा। ये बातें जो हैं वो इसके अंतर्गत सेक्शन 5(1) में बताई गई हैं। अब हम इस सेक्शन 5(1) की जो इस सेक्शन की डेफिनेशन में बताई गई हैं उनके हम एक एक पॉइंट को अपने यहाँ लेते हैं। सेक्शन 5(1) कहती है कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अधीन ही सेक्शन 5(1) का पालन किया जाता है, यानी सेक्शन 5(2) का पालन करते हुए सेक्शन 5(1) पालन किया जाता है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 जो होती है वो ये बताती है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं सॉरी जीएसटी दायरे से बाहर नहीं है, ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 बताती है। तो सेक्शन 5(1) के अंतर्गत हम जो है जब इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि सेक्शन 5(2) ये कहती है कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि ये मानवीय उपभोग की शराब पर सेक्शन 5(1) लागू नहीं होती है, यानी जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो मानवीय उपभोग की शराब पर नहीं होगा, क्योंकि मानवीय उपभोग की शराब के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी होती है जो कि केंद्र सरकार ने लेकर राज्य सरकार वसूल करती है, इसलिए इसको इसके दायरे से बाहर रखा गया है ये कर जो होता है। तीसरी बात इसमें बताई गई है कि माल और सेवाओं दोनों की आपूर्ति पर ये कर देय होता है।
माल एवं सेवाओं की दोनों की आपूर्ति पर ये कर देय होगा। माल या सेवा की जो श्रेणी है, जिस श्रेणी पर यह निर्धारित होगा, उस श्रेणी का निर्धारण सीजीएसटी के प्रावधानों के अनुसार होगा। यानी सीजीएसटी अगर किसी माल या श्रेणी को इस कर के दायरे से बाहर करती है तो वो आईजीएसटी के दायरे से भी बाहर रहेगी, और जिस श्रेणियों पर वहाँ कर लगता है उन्हीं श्रेणियों पर आईजीएसटी के अंतर्गत कर लगेगा। यह कर माल या सेवाओं की आपूर्ति होगी, और ऐसी आपूर्ति अंतर्राज्यीय होगी। अंतर्राज्यीय आपूर्ति अगर नहीं है तो आईजीएसटी देय नहीं होगा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति का मतलब ये होता है कि एक राज्य का आपूर्तिकर्ता होता है और दूसरे राज्य का आपूर्ति लेने वाला होता है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं आपस में, या दो केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे तो भी ये अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी। इसके बाद में अगर अपन आते हैं नेक्स्ट, इसका जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इस प्रकार की जो अंतर्राज्यीय आपूर्ति होगी, इसी आपूर्ति का जो आपूर्ति मूल्य होगा उस पर कर देय होगा। ये आपूर्ति का जो मूल्य होगा वो कैसे निर्धारित होगा, इसके बारे में ये बताता है कि सीजीएसटी की धारा जो 15 है उसके अंतर्गत जो आपूर्ति का मूल्य निर्धारित होता है, ठीक वैसा ही आपूर्ति का मूल्य आईजीएसटी के अंतर्गत निर्धारित होता है। और ये जो आईजीएसटी का जो मूल्य होता है वो वास्तव में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होता है, बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्रापक संबद्ध व्यक्ति नहीं होते हैं, यानी रिलेटेड पर्सन नहीं होते हैं, और उनका मूल्य जो होता है वही एकमात्र प्रतिफल होता है। यानी और कोई इंटरेस्ट उससे नहीं डेवलप हो रहे हों, वो रिलेटेड व्यक्ति नहीं हो, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू उसके ऊपर निर्धारित जो होगा वही मूल्य होगा। और यदि उस ट्रांजैक्शन मूल्य से निर्धारित नहीं होता है तो फिर धारा 15 के अन्य प्रावधान उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टैक्स की गणना जो होती है वो मूल्य पर होती है, और मूल्य की गणना धारा 15 सीजीएसटी के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो मूल्य होगा उस पर जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर अधिसूचित दर से उसकी गणना की जाएगी। ये जो अधिसूचित जो दर होगी वो जीएसटी सिफारिश करेगी। वर्तमान में मुख्य रूप से 4 जो है वो दरें निर्धारित हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। यद्यपि ये दर मैक्सिमम 40% हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में ये 28% दर ही है। और ये जो 28% दर होती है, जो हाईएस्ट रेट होती है जीएसटी की या जीएसटी की, ये हाईएस्ट जो रेट है वो वास्तव में जो नशीली वस्तुएं हैं या जो हानिकारक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक वस्तुएं हैं या विलासिता वाली वस्तुएं हैं, उनके ऊपर ये मैक्सिमम रेट निर्धारित की हुई है। तो ये निर्धारित जो अधिसूचित दर वाली बात होगी। और इसके बाद में ये कहता है कि ये जो आईजीएसटी लगाया जाएगा वो सरकार द्वारा निर्धारित विधि से ये लगाया जाएगा। और ये निर्धारित विधि वास्तव में क्या होती है कि जो भी बीजक मूल्य होता है उस बीजक मूल्य के अंदर वो प्रतिशत जोड़ करके जो है वो कर वसूल किया जाता है, वो जो मूल्य वसूल किया जाता है तो उसके साथ ही इसको जोड़ के वसूला जाता है। और इसके अलावा भी उसके वसूल करने के तरीके कोई भी अपना सकती है सरकार, जैसे टीडीएस है या टीसीएस, इसके अंदर विपरीत रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स वसूल करना, कोई भी विधि जो सरकार निर्धारित कर दे उस विधि से इसको टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। और लास्ट में अंत में हम ये कह सकते हैं कि कर योग्य व्यक्ति द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा, यानी टैक्सेबल पर्सन द्वारा भुगतान किया जाएगा। टैक्सेबल पर्सन वास्तव में कौन होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कर योग्य व्यक्ति कौन होगा, जो कि धारा 22 के अंतर्गत पंजीकृत है। जो व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा वही तो कर योग्य व्यक्ति होगा ना, जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है वो तो जीएसटी का कर का भुगतान करेगा ही नहीं। तो जो कर योग्य व्यक्ति होगा वो ही कर का भुगतान करेगा धारा 22 के अंतर्गत। धारा 24 में जो पंजीकरण के लिए दायी है, यानी एक तो पंजीकृत है या जो पंजीकरण के लिए दायी है धारा 24 के अंतर्गत, वही व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति होगा। और जो व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति होगा वही व्यक्ति होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, देखिए कि कुछ अपंजीकृत व्यक्ति से अगर अपंजीकृत व्यक्ति को या अपंजीकृत से उपभोक्ता को अगर माल का ट्रांसफ़र होता है, सेवा का ट्रांसफ़र, तब तो कर दे होता ही नहीं है, यानी वो कर योग्य व्यक्ति नहीं हो सकते। लेकिन कभी कभी अपंजीकृत व्यक्ति से पंजीकृत व्यक्ति को जब माल ट्रांसफ़र होता है तो ऐसी स्थिति में पंजीकृत व्यक्ति जो होता है, जिसकी श्रेणी निर्धारित की हुई है, वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टैक्सेबल पर्सन फिर वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपूर्ति लेने के बावजूद भी वो टैक्स कलेक्ट करता है, ये बात हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सेक्शन 5 है, उसको पूरा हमने विस्तृत रूप से इसकी डेफिनेशन देखी सेक्शन 5(1) की। अब सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्या कहती है कि पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है, इसलिए सेक्शन 5 सेक्शन 2 लागू की गई। और वो ये कहती है
कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जब भी वो सिफारिश होगी, इन पेट्रोलियम पदार्थों को ऊपर जीएसटी लगा कर दिया जाएगी। तो ये अधिकार जो है वो इस सेक्शन 5 से सेक्शन 2 उसको देती है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये है कि अधिसूचित जो माल या सेवाएं होती हैं उनके ऊपर विपरीत चार्ज के प्रभाव के अंतर्गत कर लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 5 से सेक्शन 3 कहती है ये, इसमें कुछ विशिष्ट श्रेणियां निर्धारित की गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो सीजीएसटी कानून के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं, और उन श्रेणियों की जो अधिसूचित श्रेणियां हैं उनके अंतर्गत जो है वो आपूर्तिकर्ता कर का भुगतान नहीं करता, बल्कि आपूर्ति लेने वाला कर का भुगतान करता है रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, विपरीत प्रभार के अंतर्गत। तो ये माल और सेवाओं की श्रेणियां निर्धारित है। इसी तरीके से कुछ पंजीकृत व्यापारियों की श्रेणी निर्धारित की गई हैं। तो वो ये कहता है कि अगर ये पंजीकृत श्रेणियां जो निर्धारित की गई हैं सीजीएसटी कानून के अंतर्गत, उन 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 जो वो जीएसटी की सिफारिश पर हैं, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर वो पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी निर्धारित की गई है, जो यदि अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से कोई माल या सेवा लेंगे तो वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करेंगे। अब आपको सेक्शन 5(3) और 5 सेक्शन सब सेक्शन 4 दोनों को आपको डिफरेंट समझना है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 तो क्या कहती है कि वो माल और सेवाओं की आप श्रेणियां हैं, जो श्रेणियां जो माल बता दिए कि ये पर्टिकुलर प्रकार के माल हैं, पर्टिकुलर प्रकार की सेवाएं हैं, उनका यदि ट्रांसफर होगा तो ये होगा, उनका अगर ट्रांसफर होगा तब तो उनको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत भुगतान होगा। जबकि इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि वो श्रेणियां पंजीकृत व्यक्तियों की वो श्रेणियां जो यदि कोई आपूर्ति लेंगे तो उनको रिवर्स चार्ज में कर का भुगतान करना पड़ेगा। ये सेक्शन 1(2)(9) ये डेट 1/2/19 से ये जीएसटी परिषद ने सिफारिश पर लागू किए गए। उससे पहले कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति को जब माल का ट्रांसफर करता था तो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति कर का भुगतान करता था, लेकिन अभी केवल कुछ विशेष श्रेणियों वाले व्यक्तियों पर ही ये लागू है। और नेक्स्ट एंड लास्ट 5 सब सेक्शन 5 है, वो क्या कहती है कि कुछ अधिसूचित सेवाएं हैं जो यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र की जाती हैं और ऐसा ट्रांसफ़र ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से होता है, यानी बात ये ध्यान रखना है कि वो इंटर स्टेट सर्विस सप्लाई है, वो पर्टिकुलरली नोटिफाइड हैं, अधिसूचित हैं, उन्हीं के ऊपर ये लागू होता है। और ऐसी स्थिति पर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो उसके माध्यम से यदि ट्रांसफ़र होता है तो ऐसी स्थिति में वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही कर का वसूली करेगा। और यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर उस टैक्सेबल एरिया में प्रेजेंट नहीं है तो उसका प्रतिनिधि होगा, वह उस टैक्स को वसूल करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि कुछ अधिसूचित सेवाओं के बारे में होती है। तो आज इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।